नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूँ शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी और उम्मीद करती हूँ कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। तुम्हारे कष्टों का हल तभी मिलेगा जब तुम हमारे साथ भागकर शहर चलोगी, वरना रोज रात को यही कहानी रहेगी तुम्हारे साथ। कलुआ ने झुमकी को बाहों में लेते हुए कहा, हाँ रे, मन तो हमारा भी यही कहता है कि अब हम वापस घर न जाएं, लेकिन अगर ना गए तो हमारा बाप हमारी माँ को भूखा मार डालेगा। झुमकी ने एक सर्द आह भरते हुए कहा, तेरा बाप? छी, मुझे तो घिन आती है तेरे बाप के नाम से। भला कोई बाप अपनी बीवी और बेटी से ऐसा काम भी करा सकता है? वह कमबख्त मर जाए तो ही अच्छा है। कलुआ ने गुस्से से कहा, ऐसा मत कहो, वह मेरा बाप है। मेरी माँ उसी के नाम का सिंदूर लगाती है। और तुम क्या समझते हो, अगर अम्मा या मैंने उसकी बात मानने से इनकार किया तो पहले तो वह गाली गलौज करता है और फिर कहता है कि हम लोगों ने नीची जाति वाले घर में पैदा होकर गलती कर दी है और अब ये सब करना तो हमारे कर्म में लिखा है। हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हमें ये ही सब करना पड़ेगा। सिसक उठी थी झुमकी। झुमकी के बदन पर नोचने खसोटने के निशान बने हुए थे। उन्हें प्यार से सहलाते हुए कलुआ बोला, हाँ, हम तुम्हारी इतनी मदद कर सकते हैं कि तुम्हें यहाँ से खूब दूर अपने साथ शहर ले जाएं और वहाँ हम दोनों मजदूरी करके अपना पेट पालें, तभी तुम इस नरक से मुक्ति पा सकती हो। झुमकी को बाहों में समेट लिया था कलुआ ने। झुमकी की उम्र 20 बरस थी। छरहरी काया, पतली नाक और चेहरे का रंग ऐसा जैसे कि तांबा और सोना आपस में घोलकर उसके चेहरे पर लगा दिया गया हो। झुमकी के बाप को शराब की लत लग गई थी। गांव के ठाकुर उसे शराब पिलाते और बदले में वह अपनी पत्नी को इन लोगों का बिस्तर गर्म करने के लिए भेज देता। दिन भर दूसरों के खेत और अपने घर के चूल्हे चौके में जान खपाने के बाद जब झुमकी की माँ जरा आराम करने जा रही होती, तभी नशे में धुत होकर झुमकी का बाप आता और झुमकी की अम्मा को इन रसूखदार लोगों के यहाँ जाने को कहता। विरोध करने पर उन्हें उनकी नीची जाति का हवाला देता और कहता कि ऐसा करना तो उनके समय में ही लिखा है, इसलिए उन्हें ये सब तो करना ही पड़ेगा। झुमकी की अम्मा समझ जाती कि उसकी इज्जत को तो पहले ही शराब पीकर बेच आया है, इसलिए मन मारकर उन लोगों के बिस्तर पर रौंदी जाने के लिए चली जाती। झुमकी जैसे ही 13 साल की हुई तो ठाकुर ने तुरंत ही अपनी गिद्ध दृष्टि उस पर जमा दी और झुमकी के बाप से मांग करी कि आज के बाद वह अपनी पत्नी को नहीं बल्कि झुमकी को उसके पास भेजा करेगा। और झुमकी को खुद ठाकुर के पास पहुंचाकर आया था झुमकी का बाप। एक बार ऐसा हुआ, फिर तो यह मानो चलन हो गया। जब भी ठाकुर लोगों का मन होता, बुलवा भेजते झुमकी को और रात रात भर रौंदते उसके नाजुक जिस्म को। वह तो उस दिन झुमकी ने गांव की नदी में डूबकर आत्महत्या ही कर ली होती अगर उस मल्लाह के लड़के कलुआ ने उसे सही समय पर ना बचाया होता। कलुआ ने जान बचाने के बाद जब जरा डांट और जरा पुचकार से झुमकी से ऐसा करने का कारण पूछा तो कलुआ के प्यार के आगे उसकी आंसू की धारा बह निकली और रो रो कर सब बता दिया। कलुआ को झुमकी को कलुआ से थोड़ा स्नेह मिला और इस स्नेह में उसे वासना के कीड़े नहीं दिखाई दिए तो मन ही मन वह उसे अपना सब कुछ मान बैठी थी। कलुआ भी तो झुमकी पर ही जान न्यौछावर किए रहता था, पर उसे ऐसे झुमकी का ठाकुर द्वारा शोषण किया जाना पसंद नहीं था और इसीलिए वह शहर जाने की जिद करता था। पर हर बार झुमकी अपनी माँ की दुहाई देकर बात टाल जाती थी। लेकिन कल जब झुमकी दालान में बैठी अपने शरीर पर रात में आई खरोचों पर कड़वे तेल का लेप लगा रही थी, तभी झुमकी की अम्मा आई और बोली, बिटिया, हम तुमको जने हैं, इसलिए तुम्हारा दर्द सबसे अच्छी तरह जानते हैं और यह भी जानते हैं कि वह कलुआ तुम्हें पसंद करता है। तुम अगर यहाँ गांव में ही रह गई तो इसी तरह पिसती रहोगी। शायद नीच जाति में पैदा होना ही हमारा कसूर बन गया है, पर अगर तुम सच में ही जीना चाहती हो तो यहाँ से कहीं और भाग जाओ और हमारी चिंता मत करो। हम तो बस काट ही लेंगे अपना जीवन, पर तुम्हारे सामने अभी पूरा जीवन है।
तू यहाँ रह गई तो ये मांस के भेड़िए तुझे रोज रात में नोचेंगे, इसलिए चली जा यहाँ से, चली जा। अभी झुमकी की माँ उसे समझा ही रही थी कि झुमकी का बाप अंदर आ गया। उसने सारी बातें सुन ली थी। बोला, हाँ झुमकी ज़रूर जाएगी, पर कलुआ के साथ नहीं, बल्कि संजय कुमार के साथ। मैंने इसकी शादी संजय कुमार के साथ तय कर दी है। चल रही झुमकी, जल्दी तैयार हो जा, तेरा दूल्हा बाहर बैठा हुआ है। यह कैसी शादी थी, न बारात, न धूम, न नाच, न गाना। झुमकी और उसकी माँ समझ गई कि झुमकी का सौदा कर डाला गया है, पर झुमकी के लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसी हालत थी। फिर भी उसके मन में एक दूल्हे के नाम से ये उम्मीद जगी कि यहाँ रोज़ रोज़ इज्जत नीलाम होने से कुछ सही ही रहेगा कि किसी एक मर्द से बंद कर रहे। और इसी उम्मीद में झुमकी उस आदमी के साथ चली गई। जाते समय झुमकी का मन तो भारी था, पर इतनी खुशी ज़रूर थी कि उसे बेचने के बदले में उसके पिता को जो पैसे मिल जाएंगे, उनके बदले वह कुछ दिन आराम से शराब पी सकेगा। और इस तरह बिहार के गांव से चलकर झुमकी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में पहुंच गई। यह रहा हमारा कमरा, संजय ने एक छोटे से कमरे में घुसते हुए कहा। उस कमरे में कोई भी बिस्तर नहीं था, सिर्फ एक गद्दे पर चादर डालकर उसे लेटने की जगह में तब्दील कर दिया गया था। और इस समय उस गद्दे पर दो आदमी बैठे हुए थे जो झुमकी को फाड़ खाने की नज़रों से देख रहे थे। अरे, इनसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों हमारे बड़े भाई हैं, विजय भैया और मनोज भैया। हम लोग मजदूरी करते हैं और ये दोनों भी हमारे साथ इसी कमरे में रहते हैं। और एक बात बता दें तुम्हें कि तुम्हें हमारे साथ साथ इनका भी ध्यान रखना होगा, संजय कुमार ने ज़मीन पर बैठते हुए कहा। हम भाइयों ने दिन बांट रखे हैं। हफ्ते के पहले 2 दिन तुमको बड़े भैया के साथ सोना होगा और उसके बाद के 2 दिन तुम मछली भैया के साथ सोओगी। और मैं सबसे छोटा हूँ, इसलिए सबसे बाद में मेरा नंबर आएगा। तुमको शर्म ना आए, इसके लिए हम बीच में एक पर्दा डाल लेंगे। संजय ने बड़ी सहजता से ये सारी बातें कह डाली थी। क्या मतलब? चौंक उठी थी झुमकी। यही कि हम 3 भाई हैं और हमारे आगे पीछे माई बाप कोई नहीं है जो हम लोगों का ब्याह करवा सके, और ना ही हम लोगों के पास इतना पैसा है कि हम लोग अलग अलग रहें और अपने लिए अलग अलग बीवी रख सकें। इसलिए हमने 3 भाइयों के बीच में एक ही बीवी खरीद कर रखने का प्लान बनाया। संजय कुमार की बात सुनकर जब झुमकी ने 3 पतियों की बीवी बनने से इनकार किया, तो तीनों ने उसके पिता को पूरे पैसे देने की बात कहकर बारी बारी से झुमकी के साथ मुंह काला किया और बाद में तृप्त होकर गहरी नींद में सो गए। और जब वे तीनों आधी रात के बाद नींद की आगोश में थे, तब झुमकी दबे पांव वहां से भाग निकली और ढूंढते ढांढते पुलिस स्टेशन पहुंची और थानेदार को पूरी कहानी बताई। अरे, तो इसमें बुराई ही क्या थी? और फिर तुम्हें तो गांव में भी ऊंची जाति के लोगों के साथ सोने की आदत थी ही। यहाँ भी तीनों को खुश करके रहती तो वे सब रानी बना कर रखते। तुम छोटी जाति वालों के साथ यही समस्या है कि जरा सी बात में ही शोर मचाने लगते हो। अब रात के 3 बजे तू यहाँ आई है और मैंने तेरी रिपोर्ट भी लिख ली है। अब अगर बदले में तू मुझे थोड़ा खुश कर देगी तो तेरे कुछ घिस थोड़े ही जाएगा। यह कहकर थानेदार ने मेज पर ही झुमकी को लिटा दिया और उसका बलात्कार कर डाला। रोती रही झुमकी। आज उसे कलुआ बहुत याद आ रहा था। उसने एक नज़र थानेदार पर डाली जो अपनी शर्ट और पैंट को संभालने की कोशिश कर रहा था। सुबह हो रही थी। झुमकी भारी मन से उठी और बाहर निकल गई। कमजोरी, थकान और अपने ऊपर हुए जुल्मों के कारण उससे चला भी नहीं जा रहा था। झुमकी किसी तरह सड़क तक पहुंची और सड़क पर ही गिरकर बेहोश हो गई। झुमकी को होश आया तो उसने अपने आप को बिस्तर पर पाया और उसकी आंखों के सामने एक युवक खड़ा मुस्कुरा रहा था। युवक की आंखों पर हल्के लेंस का चश्मा और चेहरे पर घनी दाढ़ी थी। घबराओ नहीं, तुम सुरक्षित जगह हो। तुम सड़क पर बेहोश हो गई थी। संयोग से मैं वहीं से गुजर रहा था, तुम्हें देखा तो यहाँ ले आया। वह युवक इतना बोलकर चुप हो गया। झुमकी अब भी उसको प्रश्नवाचक नज़रों से देख रही थी। मैं एक समाज सेवक हूँ, मेरा नाम मलय है और तुम जैसे गरीब व पिछड़े लोगों की मदद करना ही मेरा काम है। थोड़ा आराम कर लो और फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारी ये हालत किसने कर दी है। वह मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया और झुमकी की देखभाल के लिए एक नर्स वहाँ आ गई। कुछ घंटों बाद जब मलय वहाँ आया तो झुमकी अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रही थी और पहली बार उसे ऐसा लग रहा था
कि वह सुरक्षित हाथों में है। झुमकी ने अपने साथ बीती हुई सारी बातें मलय को बता दी। सुनकर मलय काफ़ी दुखी हुआ और उसको न्याय दिलाने का वादा किया। झुमकी की सेहत भी अब ठीक हो रही थी और अब भी वह मलय के सर्वेंट रूम में ही रह रही थी। एक रात को 10 बजे मलय उस सर्वेंट रूम में आया। वह अपने साथ एक बाम लेकर आया था। मेरे सिर में बहुत दर्द है, ज़रा बाम तो लगा दो झुमकी, मलय ने झुमकी के बिस्तर पर लेटते हुए कहा। झुमकी बाम लगाने लगी मलय के माथे पर। मलय उसे लगातार घूरे जा रहा था। अचानक कुछ अच्छा नहीं लगा झुमकी को। मैं सोच रहा हूँ कि भले ही तुम नीच जाति की हो, तुम्हारे साथ इतने लोगों ने बलात्कार किया तो ज़रूर तुम में कोई कशिश रही होगी और मुझे लगता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं करी, कहकर मलय चुप हो गया। झुमकी ने बाम लगाना बंद कर दिया और दूर जाने लगी। तभी पीछे से उसने अपनी पीठ पर मलय का हाथ महसूस किया। वह कुछ बोल पाती इससे पहले ही मलय ने झुमकी को पकड़कर बिस्तर पर गिरा दिया और उसका बलात्कार कर दिया। झुमकी एक बार फिर उस नरक के अनुभव से गुजर रही थी, लेकिन इस बार वह सहेगी नहीं। वह बदला लेगी, पर कैसे? गुस्से में झुमकी ने कोने में पड़ा हुआ एक छोटा सा चाकू उठाया और पूरी ताकत से मलय पर वार कर दिया। मलय के हाथ पर हल्की सी खरोंच आई। मलय नशे में तो था ही, खरोंच लगने से उसे और क्रोध आ गया और उसने अपने दोनों हाथ झुमकी की गर्दन पर कस दिए और अपना दबाव बढ़ाता गया। एक समाज सेवक बलात्कारी के साथ साथ खूनी भी बन गया था और झुमकी, जो एक गांव में जन्म लेकर शहर तक आई, पिता से लेकर उसके जीवन में जो भी आया, उसे झुमकी में सिर्फ वासना पूर्ति का साधन दिखाई दिया। यह उसके एक औरत होने की सज़ा थी या एक गरीब होने की? एक प्रश्न चिन्ह अब भी बाकी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।